हम लोग आए हैं मतलब 2005 के बाद के हिंदी स्कूल की बहुत सारे फूल जो इस पूरे देश में हिंदी के ज्ञान, विवेक और उसकी जो भीतरी रचनात्मक शक्ति है, भिन्न भिन्न एकेडमिक परिसरों में रहते हुए, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो अब एक विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में, जिन्हें सुनते हुए हम बहुत आह्लादित थे और उन सब की उपस्थिति से हम आश्वस्त होते हैं और अगर उसमें एक किंचित भूमिका जिंदगी जीने की एक शैली में भी अगर उन्होंने हमको स्वीकार किया है और वो इस बात के लिए भाग्यशाली हैं मतलब कि उनको बहुत सारे अच्छे शिक्षक अध्यापक मिले और जिसमें से एक मुख्य नाम आशीष जी हैं। वो मेरे मित्र हैं और वे लगातार कोशिश करते हैं कि एकेडमिक दुनिया से भागते हुए इस आदमी को इसमें खींच लाया जाए और लेकिन कई बार वो मेरे साथ दुर्घटना जैसी स्थिति वो पैदा कर देते हैं जब उन्होंने अभी मुझे बताया कि नहीं आपको भी बोलना है। मैंने कहा कि अरे मैं और खैर ये जो विषय है क्योंकि बुलवाना ही है मुझे, मैं इस विषय को बहुत गहराई से सोच नहीं पाया हूँ, जानने को तो सब जानते हैं, तो कुछ ही बातें आपसे कहूंगा कि आशीष जी जब कोई फॉर्म निर्मित करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी अंतर्वस्तु पर जाता है। एक शीर्षक पर कुछ लोगों ने बात भी की, ध्रुव जी ने भी इसको एक तरह से खारिज करने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसा समय जब हमारे खान पान, हमारी संस्कृति की जो बहुआयामी और बहुरंगी छवि है जिसमें धर्म भी शामिल है, उन सबको जब एक रंग में रंगने की परियोजना चल रही हो, ऐसे समय में बहुलता पर बात करना ये एक बहुत ही साहसिक काम है, एक साहस भरा काम है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रतिरोध जो भिन्न भिन्न जनता की जो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं, जो उसकी जीवनचर्याएं हैं, जो जिनमें जन आकांक्षाएं व्यक्त होती है, उन सबके भीतर का जो सिकुड़ता हुआ डेमोक्रेटिक स्पेस है, जो एक आंख से देखने की, अपनी तरह से सब चीजों को दिखाने की कोशिश के दौर में बहुलता पर बात करना, ये फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बहुत साहस का काम है। और आशीष जी इस तरह का जब कोई फॉर्म निर्मित करते हैं तो उसके भीतर एक गहरा सरोकार होता है उनका। हम सब इस बात से सहमत हैं कि दुनिया में सब कुछ सत्ता से तय है, वो पॉलिटिकल सत्ता हो, राजनैतिक सत्ता हो या वो धार्मिक सत्ता हो। भारतीय भाषाओं पर मेरा बहुत अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं हिंदी के तई जो कुछ अपने छात्रों से साझा करता रहता हूं उसी का फिर से दोहराव करूंगा कि जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है, और वो आज से नहीं, वो चूंकि मैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई और उस समय की सत्ता संरचना और कम से कम हिंदी पट्टी में, ये जो भौगोलिक इकाई है जिसे हम आज हिंदी पट्टी कहते हैं, कि सत्ता संरचना ने भाषाओं के लिए स्पेस बनाया है और उसने उसके स्पेस को कमतर भी किया है, मतलब उसमें सिकुड़न भी उसने पैदा की है। मैं जैसा कि जगन्नाथ ने नाम लिया ब्रंश का, जहां से तमाम जो आधुनिक भाषाओं के, जो हमने किताबों में पढ़ा है कि आधुनिक भाषाओं के जन्म की ये शताब्दियां हैं, तो हम इस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि संस्कृत का महान अभिगुप्ता पीरियड बीता था जिसकी राजभाषा संस्कृत ही थी, और ऐसा क्या हुआ कि प्राकृत और प्राकृत से बात आगे भी उससे थोड़ा विरोध करते हुए जन भाषाओं की रंग में रंगी हुई एक नई साहित्यिक भाषा हमारे सामने प्रस्तुत होती है जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो आप सब देखेंगे कि
हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो डिसेंट्रलाइज सिनेरियो है, बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं। अब केंद्रीय सत्ता जब कमजोर पड़ी तो भाषा पर नियंत्रण, संस्कृति और धर्म पर नियंत्रण कर पाना सत्ता के बस की बात नहीं थी। ऐसे में तमाम जनपदीय भाषाओं को और बोलियों को और अपने तरीके से सोचने और समझने वाले लोगों के लिए ये केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना वो एक अवसर की तरह था। और आप देखेंगे कि बहुत सारे अपभ्रंश के रूप आपको दिखाई देंगे, जिसमें प्रतिरोध है, जिसमें नए तरह का उवेश है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं सरायपा मुक्ति का एक नया मार्ग तलाशते हैं, और वो वैदिक वर्चस्व से संघर्ष करते हैं, ब्राह्मणवादी, ये सब बातें हमारे छात्र पढ़े हुए हैं। हम ये लगातार हिंदी, जिसे हम हिंदी कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी हिंदियों को शामिल करते हैं, बहुत मतलब हम हिंदी पट्टी का मतलब हिंदी के भूगोल को ही ले रहे हैं, ये उत्तर भारत का जो भूगोल है मुख्य तौर पर, उसके भीतर आप देखेंगे कि लगातार प्रतिरोध की जो संस्कृति है, जो वैचारिकी है, वो इन जनभाषाओं में लिखी जाती है। 20वीं शताब्दी में जब उस भाषा पर बातचीत करते हुए, क्योंकि हमको यह भी आश्चर्य होता है इस बात पर भी कि जहां बोलियों की एकता पर इतनी पहरेदारी हो, हमने हर किताब में भाषा विज्ञान के ही पढ़ा कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर, अवधी और ब्रज का अंतर, जहां अंतर पर जहां बाइनरी पर इतना ज्यादा जोर हो, वहां भाषिक बहुलता की बात करना, तो हम हिंदी के तय ही समझते हैं कि आप किसी भी बोली को, हिंदी के में जो 18 बोलियां जो मोटे तौर पर हमको पढ़ाई गई, उन बोलियों के क्रियापदों को आप ले लीजिए, क्योंकि भाषा को अलगाने वाली चीज उसके क्रियापद है और कनेक्टिंग एलिमेंट है, जिसको आप परसर्ग कहते हैं। आप अपरसर्गों के उदय के थोड़ा बाद में हुआ है, लेकिन क्रियापदों को ले लीजिए। तो क्या वजह है कि राहुल जी को सरायपा में अवधि के क्रियापद दिखाई दे रहे हैं? हमने बहुत बाद में पढ़ा अवधि का अस्तित्व तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी में, जिसको भट्टाचार्य जी ने कहा कि आधुनिकता की चर्चा अमीर खुसरो के संदर्भ में किया प्रभाकर, एक तरह से आप प्रश्नांकित कर सकते, लेकिन वो बहुत आधुनिक मिजाज का कवि है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके यहाँ आइए, जो जिसको आप संगीत में समझते ना कि धुन महत्वपूर्ण है और बोल बाद में लिप्स में डाल दिए जाते हैं। अब आप देखिएगा कि अवधि के लोकगीतों की जो धुन है, जहाले मिस्की मगुन तगाफुल, ये धुन किसकी है? ये अवधि के लोकगीत की धुन है। लेकिन हमें किसी भाषा विज्ञान की किताब ने नहीं, क्योंकि रिसोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, और अंग्रेजी की अध्ययन पद्धति जो है वो स्रोतों को, खैर बिना स्रोतों के आप कोई बात भी नहीं कर सकते। तो अवधि, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, इन सब बोलियों के 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में हमको कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई स्रोत, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन लोक में बोलियां हैं। तब 8वीं और 9वीं शताब्दी की बोली में 20वीं शताब्दी का राहुल जी कहते हैं कि उसमें अवधि की, कुछ लोगों ने कहा कि बंगला की जो क्रियाएं हैं वो है सिद्धों की कविताओं में मौजूद है। मतलब प्रतिरोध जो हो रहा था, एक नई साहित्यिक भाषा जो बन रही थी, उसके क्रियापद कहां से आ रहे थे? वो तमाम जनपदी बोलियों के भीतर से आ रहे थे। ये बात आप अमीर खुसरो के यहाँ देखेंगे कि वो उनके मतलब आप फारसी और हिंदी को मिलाने की एक बात तो थी, लेकिन जो उसकी धुन है, तब मुझे, मैं एक बात को फिर दोहरा रहा हूं, कई बार कहता हूं, मुझे मेरा सबसे प्यारा कवि कबीर याद आता है। जब बोली और भाषा के संदर्भ में वो एक बात लिखता है, एक तो है एक ओरल ट्रेडिशन साझा करती हुई, बातचीत करती हुई बोलियों के भीतर सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता ज्यादा होती है। कल बहुत अच्छी बात बद्री जी ने कही कि भाषाएं जो हैं मनुष्य की कल्पनाशीलता को बचाए रखती हैं, और तो जितना ज्यादा भाषाएं हैं और मनुष्य की बहुत सारी कल्पनाएं और उसके स्वप्न और आकांक्षाएं उसमें हमको मौजूद हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट है। तो कबीर जब कहता है कि बोली हमारी पूर्वी, एक तो भाषा की बात नहीं करता हूं, और वो किसी क्षेत्र की इस तरह से नहीं, अवध का या भोजपुरी का, या जो बाद में जो विभाजन हुआ, वो कवि है, लेकिन एक कवि संवाद करते हुए कहता है कि उसकी जो भाषा, उसका जो बोल है, जो उसकी स्पीच है, जो उसका टोन है, जो उसका लहजा है। अब ये भाषा वैज्ञानिकों से छूट गया कि भाई टोन को पकड़ो ना, स्पीच को पकड़ो, लहजे को पकड़ो,
फिर आप अवधी और ब्रज और बुंदेली, और जिसको अभी भट्टाचार्य जी ने कहा कि विद्यापति को आप जबरदस्ती हिंदी का कवि कह लेते। नहीं, वो हिंदी क्या है? हिंदी कोई कौरवी तो है नहीं। अब संविधान के आने के बाद हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वहां हिंदी इन तमाम बोलियों के भीतर से विकसित होती हुई एक भाषा है जो एक लीड करती हुई, जिसे उन्होंने कहा कि वो हिंदी और अंग्रेजी ही भाषा रहेगी संवाद की, प्रशासन की और इसकी। तो वो सब बोलियों के भीतर से उन सब का समाहार करते हुए, उनके सबके साथ एक संतुलन बनाते हुए, तो हमारा कवि तो कह रहा है कि बोल को पकड़ो, टोन को पकड़ो, स्पीच को पकड़ो, धुन को पकड़ो। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, जिसको बार बार कहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब में जब संकलित किए गए कबीर, तो भाषा पर बात नहीं है, लेकिन उनका राग जो गौरी था, गौरी राग, जिसमें वो सबसे ज्यादा पद लिखे हैं, जो निवेदन का, आत्मनिवेदन का, दुख का, पीड़ा के जो भाव हैं, अनुभूतियां हैं, जिस राग में सबसे ज्यादा व्यक्त हुए हैं कबीर के यहाँ, वो जब गुरु ग्रंथ साहब में जाता है तो गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ताओं को ये बात समझ में आई कि ये बंगाल का कवि है, ये सिंध का कवि है या भोजपुरी का कवि है, इससे बात नहीं चलेगा। उन्होंने राग में उसको बंद किया, राग गौड़ी, राग असावरी, राग कान राग। तो बहुत सारे रागों में, और कबीर की कविता जब गई वहां तो राग गौड़ी में जाती है। राग गौड़ी ही नहीं, अब आप देखिएगा कि जब जो शीर्षक रखा 1504-5 के लगभग उसका संकलन है, राग गौड़ी पूर्वी। ये पूरब और पश्चिम, तो पूर्वी और पश्चिमी हिंदी का पूरब का मतलब है, जब पंजाब में भी लोकप्रिय है, राजस्थान में भी लोकप्रिय है, जहां गए वहां ध्वनियों का, जिसको टोन मैं कह रहा हूं कि ध्वनि संरचनाएं तो बदली, लेकिन उसके भीतर का जो अंतः स्पंदन है वो नहीं परिवर्तित हुआ। तो हम हिंदी के संदर्भ में जब बात करते हैं और बहुत सारी बोलियों के साथ हिंदी का क्या रिश्ता होगा, मुझे लोहिया जी का एक प्रारूप बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई संस्कृति पर बात, वो भाषा पर भी बात हो सकती है, वो धर्म पर भी उस तरह से बात, कि संस्कृति के दो रूपक हमारे यहाँ प्रचलित थे, एक नदी का और एक वृक्ष का। उन्होंने कहा ये दोनों अपर्याप्त है, उसकी मैं व्याख्या में नहीं जा रहा। उन्होंने पट का, वस्त्र का, कपड़े का एक नया रूपक दिया और कहा कि जिसमें बहुत सारे धागे, बहुत सारे रंग के हैं। नदी में तो सब धाराएं मिल जाएंगी, तो गंगा में सब मिल गई हैं, तो गंगा को कहिए कि आपको वर्चस्व की नदी है, उसने बहुत सारी धाराओं और बहुत सारे नामों को खत्म कर दिया। तो वृक्ष वाले में भी है, एको हम बहुत स्वामी एक हूं और बहुत रूपों में फैल गया हूं। तो कहा कि ये अच्छा प्रारूप लगा कि पट के रूप में, कि उसके सब धागे, वो सारे रंग मिल करके वो अपने को गला दे, उसमें मिला दे, उनका जो भी रसायन तैयार हो और उससे एक वस्त्र बनता है और उसका अपना एक रंग होता है। वैसे आप कह लेते हैं कि वो हरी साड़ी है, वो लाल है, वो पीली है, लेकिन अच्छी साड़ियां हैं उसमें बहुत सारे रंग, और हरे का एक रंग नहीं होता, इसको कहा लेकिन उन्होंने लाखों रंग है। तो ये जो हिंदी, जिसे हम खड़ी बोली हिंदी मात्र नहीं कह रहे हैं, जिसे हिंदियां कहा लोगों ने, कि ये हिंदी जो है वो बहुत सारी हमारी जो बोलियां हैं, उन बोलियों के की जो रचनात्मकता है, उनकी जो कल्पनाशीलता है, जिन भाषाई समाजों ने उसको जिया है अपने संघर्ष में, वो सब प्रतिध्वनित उसके भीतर होना चाहिए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसकी तरफ कल प्रभाकर ने इशारा किया था, कि उन्होंने आर्टिकल 351 की चर्चा की थी। अब आप देखिएगा कि ये जो नया भारत बना है, उसके बनाने वाले लोग, जिस संविधान की आज बहुत चर्चा है, कि उन्होंने बहुत सारे संवेदनशील मसलों पर इतना रचनात्मक ढंग से काम किया है कि आज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी, जिस पर हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखते हैं, उस संविधान सभा ने भाषा का मसला हिंदुस्तान के संदर्भ में एक बहुत ही जटिल मसला था। एक नेशन के लिए राजकुमार जी जिसको याद दिला रहे थे कल, कि नेशनैलिटी जो है वो एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म और भाषाई आधार पर यूरोप में बहुत सारी, लेकिन नेशनैलिटी ऐसे ही नहीं थी। यूरोप में नेशनैलिटी जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि वो एक आपसदारी, कि बहुत सारे लोगों को मिला। अब उसमें कुछ लोग छूट गए
तो 80 और 90 के दशक में जिसको उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म कहा कि ये जो एक नई तरह से बहुसंस्कृति और छूट गए लोगों को भी नेशन के भीतर कैसे जगह दी जाए, लेकिन हिंदुस्तान इस तरह से नहीं बना था। आप संविधान सभा की इस रिपोर्ट को पढ़िए जिसमें वो भाषा के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाषा के सवाल पर कुछ ही सवाल थे जिसमें संविधान सभा में वोटिंग की नौबत आई थी और उसमें एक भाषा का भी सवाल था। पहले तो बहुत ही करीने से और बहुत ही रचनात्मक ढंग से एक नया बनता हुआ देश था वो भाषाओं के आधार पर, क्योंकि अभी साम्राज्यवाद पूरी तरह से वाद भी नहीं खत्म हुआ है, उस समय तो अभी मौजूद ही था जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी। तो उन्होंने राष्ट्रभाषा की कोई कल्पना संविधान सभा ने नहीं, और नेशनल लैंग्वेजेस उन्होंने राष्ट्रीय भाषाओं की कल्पना की, और जो 14 से 22 तक की संख्या हो गई। एक राजभाषा की उन्होंने कल्पना जरूर की थी कि एक कामकाज की एक भाषा हो और अंग्रेजी और इसी सब आप, लेकिन ये पदबंध बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल लैंग्वेजेस। अब इस देश में ऐसे ही हो सकता था कि जहां इतनी भाषाएं हैं, उनका इतना समृद्ध अतीत है, वहां पर हम नेशनल लैंग्वेजेज ही कह सकते थे। और 351 जिसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसे भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि हिंदी को किस रूप में आना है, उसका वो कैसे दूसरी भाषाओं से अपना रिश्ता बनाएगी। हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनना चाहिए। मतलब ड्यूटी हमारी जो है, जो नेशन की, पीपुल्स की, स्टेट की, वो सब आप देखिए तो संविधान सभा ने कहा कि हिंदी को ऐसा माध्यम बनना चाहिए, हिंदी को भारतीय भाषाओं और लिपियों के तत्वों को आत्मसात करना चाहिए। ये जो आत्मसातीकरण है हिंदी के बारे में, और हिंदी वो नहीं, मैं सिर्फ खड़ी बोली हिंदी को हिंदी नहीं कह रहा हूँ, एक जनसंपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने जो माध्यम जो स्तर प्राप्त किया था। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अध्यापक शैली में मैंने अपनी लय पकड़ ली है कि बार बार मैंने कहा कि सत्ता संरचना, आप इस पर विचार करिएगा कि देखिए भाषाएं कभी मरती नहीं है और जन्म भी नहीं देती है, वो नेचुरल है। जैसे हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ना 1 to 9, और होल नंबर पढ़ते थे 0, जो एक नेचुरल नंबर के आपसी क्रिया व्यापारों से पैदा होता है। तो बोलियों के वुत्स को, भाषा के वुत्स को आप तलाश नहीं पाएंगे, उसके गोमुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। भाषाएं होती हैं, वो चलन में होती हैं और चलन के बाहर चली जाती हैं। हम एक विद्यार्थी के रूप में ये जरूर अध्ययन करते हैं कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ताकतें हैं जो भाषा को करेंसी में, मतलब मुख्य धारा में, और वो कौन सी वजह है कि भाषा फिर वो करेंसी से बाहर चली जाती है, चलन से बाहर चली जाती है। जैसे अवधि और ब्रज मध्यकाल में देख सकते हैं कि वो चलन में थी, तो वो कौन सी सत्ता थी, वो कौन सत्ता या शक्ति थी जो अवधि और ब्रज को की ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासी न अनुमान, और अवधि के पद अवधि तभी भी गाए जाते जब तुलसीदास को कोई पढ़ता है, तो भाषा का उस तरह का बंधन नहीं है। तो इस पर विचार करना चाहिए कि भाषाएं चलन में है तो क्यों है और चलन के बाहर क्यों चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह के आपको अपनी बात खत्म करता हूं कि आप 70 साल के लोकतंत्र को आप देखिए, और संसद में बोलते हुए राजनेताओं को जो हिंदी में बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी में, हमारा सरोकार हिंदी से है, कि आप देखिएगा कि जब केंद्रीय सत्ता ताकतवर है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में जब एक सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, उस समय के राजनीतिज्ञों की जो भाषा है, मैं लोहिया जी की भाषा, जयप्रकाश नारायण की भाषा, जो प्रतिरोध तय कर रहे थे कांग्रेस के जमाने में, उनकी भाषा को, और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के दौर में आप लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती या अभी ममता बनर्जी की भाषा तो हिंदी है, मतलब हिंदी तो ममता जी बोलती है, लेकिन मुलायम, लालू और मायावती की भाषा तो हिंदी है, लेकिन उसकी टोन को आप देखिए। अब आप चाहेंगे या कुछ दिन में कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला आदमी और आए और वो कहे कि नहीं, ये अगर वो लोहिया जी या नेहरू जी के जो हिंदी अनुवाद हैं या मधु लिमये की हिंदी को देखेगा तो उसके लगेगा कि नहीं नहीं, दिस इज अ न्यू लैंग्वेज, ये तो एक नई भाषा है जो लालू बोल रहा है या जो मुलायम है। ये केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के दौर में भाषा की लय, भाषा की जो टोन है, छोटे छोटे वाक्य और चुभते हुए वाक्य, वो लगातार 2.5 दशकों तक, अभी भी आप लालू यादव के जो वक्तव्यों का आप देखें जो सदन में, संसद में वो बोलते हैं, और वही जब
दूसरे जो पढ़े बहुत जिसे वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन जो एलिट उससे निकल नहीं पाते, जैसे सुषमा जी की भाषा को, लालकृष्ण आडवाणी की भाषा को आप देखिए। तो एक वाकया याद आ रहा है कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि वो बहस चल रही थी और लालू जी ने खड़ा होकर कहा कि ममता जी को रेल चाहिए है इसलिए वो नाराज है। तो उन्होंने कहा कि लालू जी आप गलत कह रहे हैं, रेल नहीं चाहिए। तो कहीं नहीं चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब ये जो फ्लो है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आशीष जी का आदेश था इसलिए